हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। सो कैसे हो? सब कुछ ठीक ठाक, बिंदास, मस्त चल रहा है, लाइफ में चले रहा होगा। देखिए आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे। क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये क्या नया चीज़ है? देखिए हर चीज़ का एक लॉ होता है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, तो न्यूटन्स का अपना एक लॉ होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स का बहुत सारा लॉ होता है। ठीक है यार, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी लॉ होता है, कोई लिखा है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का भी कुछ कुछ लॉ होता है, जैसे कि जीओसी हम लोग पढ़ते हैं वन, तो उसका भी कुछ लॉ होता है कि इस हिसाब से रिएक्शन होगा। तो केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब अब हम लोग जो पार्ट 1 पार्ट 2 में जो पढ़े थे वो तो सिर्फ हम एटम के लिए पढ़े थे, कुछ कुछ मॉलिक्यूल के लिए पढ़े थे। क्या किए थे? पहला लेक्चर में हम लोग देखे थे कि एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ये सब थोड़ा रिलेशन देखे थे। फिर हम लोग कन्वर्जन देखे थे कि कन्वर्जन टेबल कन्वर्ट कैसे करना है, ग्राम से मेरे को उसका मोल तक कैसे पहुंचना है, मोल से वॉल्यूम कैसे पहुंचना है, वॉल्यूम से एटम कैसे पहुंचना है, ये सारा चीज़ को देखे थे पार्ट 1 पार्ट 2 में। अगर नहीं देखो वीडियो तो प्लीज़ जाइए वीडियो जल्दी जल्दी देखिए, यहाँ से आपको तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। थोड़ा पहला देख लेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये लॉ को कौन कौन लिखा है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है कि दिया है डॉक्टर अंबेडकर जी, तो अपने लॉ दिए थे। तो हमारा केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में भी जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हैं कुछ लॉ दिए थे, और हालांकि सब लॉ राइट है ही कुछ कुछ लॉ हम लोगों का, यही लॉ हम लोगों का जो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। एक्सक्यूज मी। सो लॉ देखते हैं। देखिए पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो सबको, बच्चा को, हर एक बच्चे को ये पता होगा लॉ। लेकिन इसका कुछ कुछ बात है। इसको कौन दिए थे? ये लॉ को एंटोनी लेवॉइजर, LAVOISER। तो एनसीईआरटी में इसका नाम है कि एंटोनी लेवॉइजर दिए थे। अच्छा क्या बोले थे? जो हम लोग पढ़े थे ना डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या देखे थे? मैटर एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये उसी पे बेस है। क्या है कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये इसी पे बेस है। कैसे? एक्सक्यूज मी। देखिए मानिए एग्जाम्पल N2 + H2 मिल के बन रहा है NH3। हाँ, इसको बैलेंस कर लीजिए, कितना होगा? यहाँ पर 2 लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं, राइट। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो एटम हम बना सकते हैं ना तो बर्बाद कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? बस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और हमको पता हर एटम का अपने अपने में एक मास है, तो उस मास को बर्बाद तो नहीं कर सकते कि हम बर्बाद कर दिए, नहीं, वो तो रहेगा ही रहेगा, चाहे इधर से इधर चल गया, उधर से इधर चल गया होगा, लेकिन एक भी मास बर्बाद नहीं होगा, राइट। लेकिन ये स्पेशली जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एक और क्या बात बोल दी है कि मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट साइड in a balanced chemical equation। अब देखिए, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसलिए बोला क्योंकि बहुत जन बैलेंस ही नहीं करते यार, फिर बोलेंगे अरे यार नहीं आया। अब मानिए हम बैलेंस नहीं किया, बट 2 ने लिखे, तब मास कहाँ सेम होगा? नहीं होगा। इसका मास कितना होगा? एक एटम का 14 होता है, 2 का कितना होता है? 28 होगा, राइट। इसका देखिए कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है तो 2 होगा। अच्छा ठीक है, इसको देखिए ये कितना, नाइट्रोजन 14 + 3 14 15 16 17 कर रहे हैं, इंटू 2 कर रहे हैं क्योंकि आगे 2 लिखा हुआ है, तो 17 2 जा 34 है। ठीक है, अब देखिए आप बोलिएगा 28 + 2 तो कितना हो? 28 + 2 30, तो 30 और यहाँ 34 हो रहा है, 30 और यहाँ 34 हो रहा है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला ना, इसको बैलेंस करेंगे तब ना होगा। तो बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पर क्या लगाना होगा? बैलेंस अगर करेंगे तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और अब जब 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 है हाइड्रोजन एटम, यानी 6 है तो एक हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, 6 का 6 होगा। अब ऐड कर लीजिए दोनों,
यहाँ पर 34 आ रहा है, हाँ भाई सही है। तो यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है। यहाँ तक कुछ दिक्कत है? इजी है, तो पढ़ा हुआ है बचपन में, 7 क्लास 8 क्लास में तो पढ़ते हैं। इसके एक एक्सेप्शन है, लिख लीजिए। एक्सेप्शन क्या है इसका? न्यूक्लियर रिएक्शन। जो रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन, अब न्यूक्लियर में रिएक्शन हो रहा मतलब मास में भी चेंज हो जा रहा है, होता है ना, पढ़े है ना, जब मॉडर्न फिजिक्स में जब जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, चलिए तो ये समझ में आया। तो पहला हम लोग को हो गया लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, इसको रब कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लेवोइजर का था और एक्सेप्शन क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन। इसको लिख लेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि ये लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये कौन दिए थे? जोसेफ लेवोइजर, प्रोस्ट। अच्छा, ये सब नाम याद करना है। देखिए 90% आपको चांस है कि नहीं आएगा, याद नहीं करना है। 10% कभी गलती से दे दिया। एनसीईआरटी का कोई भरोसा नहीं है, नीट का कोई भरोसा नहीं है, याद है ना। ब्राविज लैटिस में बॉडी सेंटर्ड कितना होता है, जब वो पूछ सकता है 21 में, तो ये भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। लेकिन 90% चांस है कि नहीं आएगा, तो उतना दिक्कत नहीं याद करने का। हाँ, लेकिन आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे स्टेटमेंट, चार्टर स्टेटमेंट दे देगा कि ये बताइए, कोई कौन कुछ भी दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओबेज, नाम लिख देगा एंटोनी लेवोइजर्स लॉ, या फिर लिख देगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन को कौन फॉलो कर रहा है। आपको 2-3 रिएक्शन दे देगा, उसमें दिखा रहेगा न्यूक्लियर रिएक्शन जो फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपको ऐसे ऐसे कुछ आएगा, तो आपको बस हल्का फुल्का ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये चीज़ होता है। उतना डीपली जाना नहीं है, बस हाँ होता है, ठीक, पता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको टिक मार के आगे बढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, जोसेफ प्रोस्ट का ये वाला क्या बात था, देख लेते। देखिए लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन मतलब डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, यानी कि एनी एटम, कुछ भी, एनी मॉलिक्यूल, कुछ भी मॉलिक्यूल हो, द गिवन कंपाउंड एनसीईआरटी का लाइन में, ठीक है, द गिवन कंपाउंड ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज कंटेन, द गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम, हमेशा सेम, एग्जैक्टली द सेम proportion of element या proportion of element by weight। आपको सीधे ये स्टेटमेंट दे देगा और क्वेश्चन घुमा देगा। बाय वेट के जगह कुछ भी लिख देगा, बाय वॉल्यूम लिख देगा तो दिक्कत, बाय एटम लिख देगा तो दिक्कत, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, यहां पर क्या बोल रहा है ये, बाय वेट, ठीक है। तो कोई भी गिवन कंपाउंड हो, एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल कि आपका एक वाटर है, तो एक ये गिवन कंपाउंड है, कोई भी गिवन कंपाउंड हो, दे हैव द एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, पहला। और उसका वॉट एवर बी द सोर्स, चाहे सोर्स कौन भी हो, वॉट एवर बी द सोर्स, सोर्स चाहे आपका कोई भी सा हो, ये पानी है, ये वाटर है। अब ये आपका चाहे कोई इंडिया का पानी हो या अफ्रीका का पानी हो, पानी फिर इंडिया का हो या अफ्रीका हो, रिवर का हो या सी का हो, रिवर हो या सी हो, हर जगह का कहीं का भी पानी हो, पानी तो पानी होता है ना, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा, तो वाटर का हाइड्रोजन का कितना होता है 2 और ऑक्सीजन कितना होगा 16, यानी कि 1:8 होगा। हर जगह का जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का कॉम्पोजिशन होगा, जो कि पानी बना रहा हो, तो उसका कॉम्पोजिशन हमेशा क्या होगा आपका 1:8 ही होगा। आप कहीं का भी पानी उठा के ले लीजिए, आप आरओ का पानी पीजिए तो भी 1:8 ही होगा वो पानी में कंपोजिशन में। तो ये आपका क्या बोला गया है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। यहाँ तक कुछ दिक्कत समझ में आया है? समझना ही नहीं है इसको, हो गया है, खत्म। नेक्स्ट इसको देखते हैं। मानिए व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन
टू फॉर्म, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, जब दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स या मेनी कंपाउंड, टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स then one atom always combine with fixed mass of another atom with fixed mass of other atom in a simple whole number रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि मानिए दो कोई एलिमेंट है, एग्जाम्पल की एक हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ये दो एलिमेंट है। ये दो एलिमेंट जब भी कंबाइन करेगा तो दो एलिमेंट सिर्फ जरूरी थोड़ा है कि पानी ही बनाएगा, कुछ भी बना सकता है। सोचिए कि पहला एलिमेंट ये पानी, पहला वाला कंपाउंड जो एक पानी बनाया और दूसरा यही पेरोक्साइड बनाया H2O2। तो ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, ये डिफरेंट एलिमेंट जब अलग अलग एलिमेंट बनाएगा तो उस टाइम क्या होगा, देन वन एटम ऑलवेज कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एटम, यानी कि दो एटम में, यानी ये एटम हो या एटम है, दोनों में से एक एटम होगा जो हमेशा दूसरा एटम से कंबाइन करेगा और दूसरा एटम का मास हमेशा फिक्स होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी H2 है जिसका मास 2 फिक्स है, यहाँ पर भी H2 है जिसका मास 2 फिक्स है, फिक्स कर दिया। एंड ये ऑक्सीजन हमेशा जो कंबाइन करेगा, ये O2 होगा, कंबाइन करेगा फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास फिक्स हो गया और जो दूसरा एलिमेंट है वो हमेशा अदर प्रोपोर्शन ऑफ मास से कंबाइन होता रहेगा। माने यहाँ पर जब कंबाइन हुआ था तो ये था आपका ऑक्सीजन 16, दो मास ऑफ हाइड्रोजन से 16 मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, दो मास ऑफ हाइड्रोजन से 32 मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ। यानी कि एक एलिमेंट का मास फिक्स है और दूसरा कंबाइन हो के आगे चलते जा रहा है। तो यानी कि फिक्स्ड मास से ये, अगर इसका कंपेयर में ये करें तो मानिए कि ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, फिर आगे कोई भी एलिमेंट बनेगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स, यानी कि इन दोनों में 1:2 का रेशियो है। इस तरह का अलग अलग कंपेयर होकर कंबाइन होकर अलग अलग कंपाउंड बनाते रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। देखिए मानिए C&C एग्जांपल, अब CO2 बनता है, एक बना आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बना CO2। यहाँ पर भी दो एलिमेंट है, ठीक है। अब एक एलिमेंट है हमेशा, देखिए C है ये फिक्स है, ये तो एक है फिक्स एलिमेंट है, यानी कि 12 ये तो फिक्स हो गया। अब जो दूसरा एलिमेंट जो ऑक्सीजन है, अब वो फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ अपना अलग अलग मास को जोड़ रहा है। जैसे कि अगर पहला होल नंबर जोड़ रहा है 16, दूसरा फिर जोड़ा यहाँ पे 32, यानी कि ऑक्सीजन 12 पार्ट ऑफ कार्बन से जुड़ रहा है तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि अगर इन दोनों का रेशियो देखेंगे, कार्बन एंड मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:2, इस तरह का वो जुड़ रहा है, 1:2। अच्छा से लिख दे रहे हैं 1:2, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल ले रहे हैं नाइट्रोजन का। मानिए ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, दो डिफरेंट एलिमेंट है, कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। मानिए कि एक जगह बना N2O, एक जगह बना N2O2, फिर एक कंपाउंड बना रहा है N2O3। ठीक है, N2 यहाँ पर फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। N2O4 बन रहा है, ठीक है, N2O5 बन रहा है। ये N2 यहाँ पर हर जगह देखिए 28 फिक्स हो गया है, ठीक है, ये फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको ऑक्सीजन जो है फिक्स्ड रेशियो ऑफ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन अपना अलग अलग मास को जोड़ रहा है और वो लोग आपस में एक रेशियो बना रहा है। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर 16 जुड़ा, यहाँ पर 32 हुआ, यहाँ पे 48 हुआ, यहाँ पे
64 हुआ, यहाँ पे 80 हुआ। यानी अगर हम रेशियो देखेंगे तो इसका रेशियो देखेंगे तो देखिए 1:2:3:4:5 हो रहा है ना ऐसे। तो ये हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अच्छा, ये लॉ को कौन दिया था? गे लुसेक। गे था क्या? सॉरी, पता नहीं नाम है, नाम में क्या रखा है, गे लुसेक। गे लुसेक, ये गे क्या किए थे, मतलब गे लुसेक क्या किए थे? देखो ये क्या बोले, गैसियस कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, कुछ भी गैसेस इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। गैसेस कंबाइन इन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम टू फॉर्म कंपाउंड। यानी गैसेस हमेशा कंबाइन करेगा इन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम का रेशियो में कंबाइन करेगा कोई कंपाउंड बनाने के लिए। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए एग्जांपल, मानिए Cl2 प्लस H2 दोनों कंबाइन हो रहा है तो 2HCl, ठीक है। इसी को क्या बोल रहे हैं कि ये वाला कुछ नहीं है आगे, तो एक है, एक वॉल्यूम ऑफ Cl2, एक वॉल्यूम ऑफ H2O कंबाइन करके बन रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ HCl, यानी कि रेशियो है 1:1:2। यही चीज बोल रहा है सिंपल, यानी कि ये लोग जो कंबाइन कर रहा है ये रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम है, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, एवोगैड्रोस लॉ बोल सकते हैं। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर इधर और एक एग्जांपल ले रहे हैं, मानिए कि हम यहाँ पर लिए N2 प्लस H2, ठीक है, इज इक्वल टू NH3 बन रहा है, ठीक है। सो इसको बैलेंस करते हैं, ये 2 लिख देते हैं यहाँ पे 3, यानी कि 1 वॉल्यूम ऑफ N2, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 2 वॉल्यूम ऑफ NH3, तो 1:3:2 का होल नंबर रेशियो में कंबाइन कर रहा है, तो ये बोले थे गे-लुसेक लॉ। तो इसको थोड़ा आगे, इसी का काम को आगे एक्सप्लेन किया एवोगैड्रोस। तो एवोगैड्रोस लॉ को देखना इंपॉर्टेंट है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स होगा, हम लोग करेंगे। ये 3 लॉ 4 लॉ जो भी है इसको खत्म करते हैं, एवोगैड्रोस लॉ को डिटेल में देखेंगे। अच्छा, जोसेफ प्रोस्ट का एक बात क्या था, ये एक्सेप्शन इसका क्या था देख लेते हैं। इसका एक्सेप्शन था आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में एक्सेप्शन था, क्यों? क्योंकि वहां पर मास नंबर अलग अलग होता है, तो आइसोटॉप्स में इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। अच्छा, इसका आपका एक्सेप्शन क्या था? न्यूक्लियर रिएक्शन, ओके। अच्छा, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं? जैसे इसको बोले ना लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये बाई मास था, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाई वॉल्यूम। इसको लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाई वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब एवोगैड्रोस लॉ देखते हैं। एवोगैड्रोस लॉ ये क्या बोले थे, इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोले थे? इक्वल वॉल्यूम ऑफ, इसको हटाते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases, equal volume of all gases, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जितना भी गैसेस हो सबका अगर इक्वल वॉल्यूम लेंगे, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ क्या है? मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर।
मतलब अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर हम सेम रखें, मानिए एक जगह ऑक्सीजन लिए है और एक जगह हम हाइड्रोजन लिए है, दोनों का अगर हम लोग दोनों को सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में रखे हैं, ठीक है, और दोनों को अगर हम मानिए 2-2 लीटर लिए हैं, ठीक है, तो 2 लीटर में जितना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा, ना तो एटम की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल होगा, उतना ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में भी होगा। इसको समझिए। अच्छा, इसको मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, मोल्स भी बोलते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल भी सेम होगा एंड मोल्स भी सेम होगा। बट अगर एटम बोलेगा काट, एटम की बात नहीं होगा। हाँ, मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, सेम होगा, लेकिन एटम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सोचिए थोड़ा एग्जांपल लिखते हैं। मानिए कि हम इसको एग्जांपल, मानिए एक जगह है H2, एक जगह है O2, सोचिए इसको, ठीक है, H2 एंड O2 है, सेम टेम्परेचर दोनों में मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, मानिए कि 273 केल्विन पे है एंड 180 में है, ATM पे है, प्रेशर टेम्परेचर दोनों का सेम है। और इसको अगर हम मानिए 2 लीटर लिए है, तो इसको भी हम 2 लीटर लिए है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में। अगर 2 लीटर हाइड्रोजन एटम में जितना मॉलिक्यूल होगा या मोल होगा, मानिए मोल है आपका 2 मोल, तो सेम, क्योंकि 2 लीटर है, 2 लीटर ऑक्सीजन है, तो मोल इसमें 2 है, तो इसमें भी 2 ही मोल होगा। और इसमें जितना मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है, माने मॉलिक्यूल्स कितना होता है, 2Na होगा, तो इसमें भी 2Na ही होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है, इधर एक बार बता दे रहे, देखिए, मानिए कि एट सेम बोला है, यानी कि मान लीजिए 273 केल्विन एंड 180 m आपका प्रेशर को रख दिया, STP कंडीशन मान लीजिए, ठीक है, सेम प्रेशर, कोई भी टेम्परेचर प्रेशर हो सकता है, लेकिन दोनों का ऑक्सीजन या हाइड्रोजन दोनों मानिए कोई भी है तो सेम होगा। मानिए एक जगह हाइड्रोजन है, एक जगह ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, तो मानिए हम बोले कि 2 लीटर हाइड्रोजन लिए, तो 2 लीटर ही ऑक्सीजन अगर है, दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है, सेम टेम्परेचर प्रेशर में, तो कितना मोल होगा, 2 मोल होगा, उतना ही इसका भी मोल होगा, ऑक्सीजन का भी। और जितना मॉलिक्यूल होगा, तो कितना होगा, मॉलिक्यूल 2Na होता है ना, मोल से जब उधर जाएंगे मॉलिक्यूल में जाएंगे तो 2Na करते हैं, तो 2Na, तो इसका भी 2 ही Na होगा। तो ये चीज़ बताया गया है आपको एवोगैड्रोस लॉ में, ठीक है। तो एवोगैड्रोस लॉ को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा कुछ एक फॉर्मूला बनाते हैं, फिर देखते हैं इसको। अच्छा, देखते हैं कुछ एवोगैड्रोस, देखिए एवोगैड्रोस लॉ से देखते हैं एक चीज़। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोला है कि जो वॉल्यूम होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होगा, बोला एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये वाला बात ठीक है। यानी कि अगर ये V1 हुआ तो N1 होगा, यानी कि V1 इक्वल टू K कॉन्स्टेंट होगा, N2 होगा, सॉरी N1 होगा, क्या लिख रहे हैं, N1 होगा, यानी कि V1/N1 कर सकते हैं। और अगर दो का साथ कंपेयर करेंगे तो V2/N2 कर सकते हैं। इसको आप ऐसे याद रखिए, या इसको कभी कभी हमने कैसे भी लिखते हैं ना, V1/V2 इक्वल टू N1/N2, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन में समझते हैं। मानिए आपको बोल रहा है कि एट सर्टेन टेम्परेचर 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस having mass 7 ग्राम, ठीक है, ओके। देन फाइंड मोल्स ऑफ CO2 गैस एट 10 लीटर। ये क्वेश्चन देखिए, मतलब एक यहाँ पर जहाँ आपको हिंट मिल रहा है कि सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि दोनों के लिए टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तब आप सोच लीजिएगा एवोगैड्रोस लॉ लगा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, फटाक से, टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो देखिए ये वाला आपको क्या होगा, जो लीटर है, एक्सक्यूज मी, छोड़िए, ये V1 कितना है आपका, 5 लीटर है। अच्छा, V2 कितना है आपका, 10 लीटर है। अच्छा, यहाँ N1 कितना है,
N1 मतलब मोल ऑफ वन, वो तो नहीं पता, 7 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा मेरे को तो आता है, हम लोग कर चुके हैं कि ग्राम से मोल पे कैसे लाना है। कैसे लाना है, जो वेट दिया हुआ है बाई मोलर मास जो भी होगा या मॉलिक्यूलर मास, तो वेट है 7 ग्राम और ऑक्सीजन क्या है, मॉलिक्यूल है N2 है, यानी कि 14 इंटू 2 यानी 28। तो ये लगभग लगभग कितना होगा 1/4 या तो 0.25 लिखेंगे। ठीक, नहीं दिख रहा है 0.25। अच्छा तो ये भी मिल गया। अब मेरे को N2 चाहिए, N2 निकालते हैं तो क्या लिखेंगे V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि N2 को हम लिख सकते हैं कि N1 V2/V1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए तो क्या होगा N1 को N1 कितना है लिखेंगे 0.25 इंटू V2 कितना है 10, V1 कितना है 5, ये पॉइंट हट गया, ये 100 कट गया, ये 5 से कट गया, ये 5 से कट गया, 25, 5, तो ये क्या हो रहा है 0.5, 5 नहीं दिख रहा है, 0.5 मोल। अच्छा तो 0.5 मोल है आपका CO2 का, तो मोल तो निकल गया 5। अच्छा आपको क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा घुमाएगा, बोलेगा मास के जगह में आपको बोलेगा, मोल्स के जगह में बोलेगा कि मास निकालिए। मानिए आपको मोल के जगह में बोल रहे हैं कि चलिए काम कीजिए, हटाइए, मास भी बता ही दीजिए लगे हाथ, मेरे को मास बताना है। तो क्या बात है, मास बता देंगे। जब मोल पता चल गया मास बता देते हैं। तो मास क्या होगा, मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मोल इक्वल्स टू होता है वेट जो भी दिया हुआ था, गिवन वेट बाई मोलर मास होता है, हाँ होता होगा। तो मोल कितना है 0.5 है। अच्छा वेट कितना है वही तो पता करना है, मानी ग्राम में कुछ होगा, ठीक है मेरे को नहीं पता। मोलर मास CO2 का कितना होता है 44 होता है, 44 होता है। तो G इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 44 करेंगे, यानी कि 44 का आधा कितना होता है 22 होता है, 22 ग्राम। तो आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेगा। तो हिंट कहाँ से मिलेगा, जब भी बोलेगा सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर या सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है यार, दो गैस दिख रहा है क्या, चाहिए भी गैस ये भी गैस, दोनों गैस का सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तुरंत मेरे को दिमाग को ले जाना है एवोगैड्रोस के पास। ओहो एवोगैड्रोस ये वाला बात बोला था, क्या बोले थे, जब भी टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तभी भी मेरे को क्या मानना है कि सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है एंड सेम नंबर ऑफ मोल्स भी होता है। बात खत्म। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है, ठीक है। अच्छा तो इसी को देखते हुए एवोगैड्रोस का यही वाला बात को देखते हुए हम लोग को आगे जाना है स्टाइकोमेट्री में जाना है। अगला लेक्चर में हम स्टाइकोमेट्री को समझाएंगे, क्योंकि स्टाइकोमेट्री अब हम लोग मेनली न्यूमेरिकल वाला पार्ट में घुस रहे हैं और बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को। क्योंकि क्या होता है कि ना जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है ना, इसका 3-4 चैप्टर आपस में लिंक है। बच्चे को फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि देखिए जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसका कुछ चैप्टर जो है वो तो हमको पता है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा ये तो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, पता चलता है कि मेरे को डेंसिटी निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, बॉडी सेंटर्ड है, वो पता चलता है, क्वेश्चन देख के पहचान में आ जाता है। जो देख के पहचान में आ जाता है वो तो हो जाता है, लेकिन जो देख के नहीं पहचान में आता है उसमें होता है दिक्कत। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन हाँ देख के पहचान में आता है, अच्छा हो जाता है। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन देख के समझ में आता है, अच्छा ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, ये तो हो ही जाता है, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन भी देख के समझ में आता है, अच्छा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हो जाता है। सरफेस केमिस्ट्री का भी देख के समझ में आता है, हो जाता है। लेकिन फंसते कहाँ पे है, ये देखिए 1 2 3 4 12 क्लास का 5 फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर, जिसमें 4 तो समझ में आता है, देख के समझ में आता है कि ये 4 चैप्टर इस चैप्टर से क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन 11 क्लास में फंस जाते हैं, क्यों, क्योंकि 11 क्लास का हर क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता कि ये कौन सा चैप्टर से है, ये इक्विलिब्रियम से दिया है या फिर आपको मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है या सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है या थर्मोडायनामिक का क्वेश्चन है, मतलब देख कर नहीं समझ में आता है। तो वो दिक्कत होता है, इसीलिए वीक है कि हम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आता है, यही प्रॉब्लम है।
लेकिन जब हम क्वेश्चन को पहचानने लगे कि ना अच्छा ऐसा क्वेश्चन है ऐसा करना है, ये क्वेश्चन है इसको ऐसा ही करना है, अच्छा ये क्वेश्चन है तो इसका ये चैप्टर का पार्ट अपने आप में अगर एक दिमाग में सेट कर लेना पार्ट वाइज, देखिए ग्रुप स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, ये वाला ब्लॉक में इसको फेंक दो, ये ब्लॉक में इसको फेंक दो। तो फिजिकल केमिस्ट्री का 2 ब्लॉक बना है, 2 ब्लॉक को बनाना है फिजिकल केमिस्ट्री में। एक ब्लॉक में जो आता है मेरे को, जो 100% जो कि क्वेश्चन देख के पहचान में आता है कि ये चैप्टर का है, उसको एक ब्लॉक में डालना है। एंड दूसरा ब्लॉक बनाना है जिसमें कि हमको देख के समझ में नहीं आता यार कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है कि ये मोल कॉन्सेप्ट से उठा के दिया है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन उठा के दिया है, उसको दूसरा ब्लॉक में डालना है। तो जो हार्ड वाला है उसको पहले आराम से करना है। ईजी वाला जो है 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ईजी है, 4 चैप्टर तो ईजी है, तो फट से हो जाएगा, एक सप्ताह में आराम से हो जाता है। लेकिन जो 11th क्लास का जिसमें टाइम देना है उसमें देना है, ठीक है। और आपस में लिंक को समझना है कि कैसे इंटरलिंक को क्या कहा जा रहा है। इसलिए मोल्स कॉन्सेप्ट के बाद मेरा अगला चैप्टर क्या होगा, सॉल्यूशन करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा सॉल्यूशन करने में, सॉल्यूशन एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टाइकोमेट्री, ये जो 5 लॉ हम लोग आज क्यों पढ़े, ऐसे टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना पढ़े, टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़े। स्टाइकोमेट्री समझिए, इस स्टाइकोमेट्री को समझाने के लिए हम लोग पढ़े हैं। मानिए एक एग्जांपल, एक इक्वेशन लिख दे रहे हैं कि N2 प्लस H2 ये बना रहा है आपका NH3, राइट। अच्छा इसको बैलेंस करना है, स्टाइकोमेट्री हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब कि देखिए ये क्या, ये बैलेंस है, देखिए ये 2 दिए, अच्छा 3 आ गया, यहाँ 3 दिया, हाँ अब बैलेंस है। तो अब ये इक्वेशन को देख के मेरे को कितना कुछ चीज़ को समझना है, क्या क्या होता है, उसी को पूरा स्टाइकोमेट्री मेरे को देख के समझ में आना चाहिए इक्वेशन में। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट क्या होता है, स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट मतलब जो भी आगे में होल नंबर होता है उसको बोलते हैं। क्या इसका आगे कुछ नंबर है, ये 1 है, इसका आगे कुछ नंबर है, हाँ ये 3 है, इसका आगे कुछ नंबर है 2 है, हो गया स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अच्छा उसके बाद हम लोग देखते हैं मोल्स। तो यही चीज़ को हम लोग, क्योंकि ये गेल-लुसाक लॉ क्या बोला है, गैसेस कंबाइन विद देयर होल नंबर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाला हो सकता है। उसके बाद एवोगाड्रो ने क्या बोला, मॉलिक्यूल्स बोल दिया एंड मोल भी बोल दिया। तो हम लोग एवोगाड्रो के हिसाब से चाहेंगे तो ये वाला मोल बोलेंगे, यानी कुछ नहीं है तो 1 मोल है, ये 3 मोल है, ये 2 मोल है। अच्छा मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, यानी कि 1 मोल है, यानी कि 1 Na मोल है, यानी कि 3 Na मोल है, मॉलिक्यूल है सॉरी, यानी कि 2 Na मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कुछ बोल सकते हैं। अच्छा उसके बाद क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम बोल सकते हैं, वॉल्यूम बोल सकते हैं, 1 वॉल्यूम है, ठीक है। अब वॉल्यूम कुछ अगर ml में बोलेंगे तो 1 ml बोलेंगे, अगर लीटर में बोलेंगे तो 1 लीटर बोलेंगे, मेरा मर्जी, क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं उसको उस हिसाब से बोलना है। 1 वॉल्यूम बोल रहे हैं, अब 1 वॉल्यूम ml भी है, सबको अगर ml कंसीडर करेंगे तो इसको 1 ml बोलेंगे, या फिर अगर लीटर में कंसीडर करेंगे तो इसको 1 लीटर बोलेंगे, ठीक। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, 3 वॉल्यूम, इसको क्या लिखेंगे, 2 वॉल्यूम, ठीक है। या तो ml बोलेंगे तो 3 ml बोलेंगे, या तो इसको 3 लीटर बोलेंगे, मर्जी है जो बोलना है वो बोलेंगे। 2 ml बोलेंगे या तो फिर 2 लीटर बोलेंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब हम लोग मास में आते हैं, मास के लिए वो चीज ऐसे बोलेंगे कि 1 मास, 3 मास, 2 मास, मतलब 1 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम। तो ये वाला आपका पूरा हो जाएगा गलत ग्राम, गलत है। क्यों, क्योंकि सबसे पहला हम लोग क्या बोले थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो पहला लॉ। देखिए जो लिखा है कानून में वो गलत नहीं है, वो कानून लिख दिया है, कानून मानना है, आपको नहीं मानना है तो फिर आप जाइए, कानून तो मानना है। तो कानून मानना क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या बोल रहा है, रिएक्टेंट साइड का मास इक्वल टू प्रोडक्ट साइड का मास हमेशा होगा। अब रिएक्टेंट साइड का मास कितना है, 1 और 3 या 4 है, यहाँ पर 2 है, तो फेल हो गया। और बैलेंस तो है ये, हाँ बैलेंस में गड़बड़ी करते तो मानते बैलेंस तो सही है, तो ये तो गलत आ रहा है, यानी कि मास वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो मास के लिए क्या करना है, मेरे को पूरा मास लेना है, यानी मास के लिए यहाँ पर 28 है तो 28 मानना है, यहाँ पे 6 है तो 6 मानना है, फिर यहाँ पर देखेंगे 34 तो 34 मानना है। अब ये पहला वाला भी हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के लिए ये सीन नहीं होगा, बाकी सबके लिए मोल, मॉलिक्यूल, वॉल्यूम, इसके लिए हम इसका कोफिशिएंट को ही मान सकते हैं,
ठीक है, करते हैं इसको अगला लेक्चर में करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला लेक्चर में हम लोग स्टाइकोमेट्री समझेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट समझेंगे, एलआरई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब मोल कॉन्सेप्ट का जान है। उतना दूर तक हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे थे। ये मेरे को स्टाइकोमेट्री समझना है, लिमिटिंग रिएजेंट को बहुत अच्छा से समझना है, और उसके बाद हम लोग कंबसन रिएक्शन देखेंगे। 90% चांस है नीट में आपका कंबसन वाला क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं, कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वो सब देखना है, तो उस पर ध्यान देंगे। तो अगला वीडियो में वो होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ दिक्कत है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। तो आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा वीडियो आया है, तो आप आके देख लीजिएगा। ठीक है, इतना जो है कॉपी बनाइए, नोट्स कीजिए, क्योंकि देखिए एक सरप्राइज होगा, जैसे ही मेरा वीडियो खत्म होगा, फिजिकल केमिस्ट्री हम खत्म करेंगे, तो हर एक चैप्टर का आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा, और आपको वो शॉर्ट नोट्स मेरा तभी समझ में आएगा जब आप मेरा वीडियो देखे होंगे। ठीक है, आपको एक एक दो पेज में हर एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपको एग्जाम का टाइम में आपको फिर समय नहीं लगेगा कि 1 मिनट देखेंगे, फट से पलटी करेंगे पेज, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री दिमाग में घुस जाएगा, क्योंकि इतना शॉर्ट में इतना मतलब फॉर्मूला बनेगा ना, इतना झकास वाला, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय। चलिए।